massive row that's now erupted over the UNGC's new equity regulations 2026, with the issue now reaching the Supreme Court. अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। ये जो काला कानून यूजीसी बिल सरकार लाई है, सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। विरोध की सबसे तेज आवाज बीजेपी के अंदर से ही उठ रही है। रायबरेली में बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने गुस्से में सांसदों और विधायकों को चूड़ियां भेज दी। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। इन दिनों सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है और जिस टॉपिक को लेकर आग लगी है उस टॉपिक का नाम है यूजीसी बिल। इसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। यह बिल क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसे इसी वक्त क्यों लाया गया और क्या एक है तो सेफ है कहने वाली मोदी सरकार लोगों को जातियों में बांटना चाहती है? क्या बटोगे तो कटोगे कहने वाले योगी आदित्यनाथ इस कानून के कारण चुनाव हार जाएंगे? और क्या इस कानून के लागू हो जाने के बाद सवर्ण छात्रों को कॉलेज में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर मैं आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा और उनका पूरा उत्तर भी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन अंत तक देखिएगा जरूर और तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और हाँ, स्किप मत कीजिएगा बीच में, वरना आप कई बातों को मिस कर जाएंगे। शुरुआत करते हैं एक ऐसे संवाद से जो एक सुसाई नोट का हिस्सा है। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है। जी हाँ, यह लाइन 26 साल के छात्र रोहित बोमिला ने अपने लेटर में लिखी थी, जो हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। और रोहित ने 17 जनवरी 2016 को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के एक कमरे में अपनी जान दे दी। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा इस बात। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की जान देने के बाद पूरे देश में जाति के आधार पर होने वाले शोषण को लेकर जोरदार विरोध और बहुत सारी आवाजें उठी इस बारे में। इन मामलों के बाद महसूस की गई एक जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और इस पर जोशी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। इसी रिपोर्ट और पार्लियामेंट कमेटी की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी एक नया विधेयक लेकर आया, जिसको यूजीसी बिल 2026 है। उसको यूजीसी ने समानता भेदभाव संबंधी नियम को 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित भी कर दिया, गैजेटियर में डाल दिया है। 15 जनवरी 2026 से सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर यह लागू भी हो गया। लेकिन इसी यूजीसी बिल को लेकर अब जो समाज है वो पूरा दो हिस्सों में बंट गया है। एक तबका जहां पूरी बाहें फैलाकर इस बिल को स्वागत कर रहा है, तो दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी ने इसको खुद के अगेंस्ट बताया है। लेकिन आखिर एक ही बिल पर दो रुख कैसे हैं? एक तरफ खुशी, एक तरफ आक्रोश। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस बिल पर लोगों में, छात्रों में इतना विद्रोह है, उस विद्रोह को और आशंकाओं को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों चुप हैं। दोनों में से कोई जुबान नहीं खोल रहा है। कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई आत्मदाह की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि इससे समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। इसी बीच इसमें एक मुस्लिम वर्ग भी कूद पड़ा है जिसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो भी अपने आप को इसमें शामिल कर रहा है, पीड़ित हो गया या जो भी हो गया। अब आइए समझते हैं कि कानून आखिर है क्या। हर पार्टी के नेता की इसमें रजामंदी है। दरअसल देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर लागू होने वाले इस बिल को पार्लियामेंट की जिस कमेटी की सिफारिशों के बाद पास किया गया है, उसमें कुल 29 मेंबर हैं, 29 मेंबर हैं। इन 29 सदस्यों में बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी हर पार्टी के सदस्य जुड़े हुए हैं।
इस सर्वदलीय कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हैं। लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लेकिन आप पहले बात समझिए कि कांग्रेस के इस कमेटी में केवल 4 सदस्य हैं और इसमें सबसे ज्यादा यानी कुल 17 मेंबर हैं बीजेपी के, जिनमें रविशंकर प्रसाद, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा जैसे कई राजनेता शामिल हैं। और इसके अलावा टीएमसी से 2, समाजवादी पार्टी से 3 और एनसीपी, डीएमके और सीपीआई से 1-1 सदस्य शामिल है। यानी इस बिल को रूप देने का पूरा काम सभी दलों के सदस्यों ने मिलकर किया है। तो अब विरोध की आवाज में राजनीतिक सुर उस तरह से बुलंदी से नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग तो इसके समर्थन में ही है। चलिए जानते हैं यूजीसी के इस नए विधेयक में ऐसा क्या है कि जनता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसके विरोध और समर्थन में उतर रही है। यूजीसी ने क्या परिभाषाएं तय की है, इसको समझिए। इस बिल का उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजनों और इनमें से किसी भी सदस्य के विरुद्ध हो रहे भेदभाव को खत्म करना है। आसान भाषा में समझें तो नया नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्रों, टीचरों या कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस बारे में एक कानून पहले से मौजूद था जो सन 2012 में लागू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वह कानून जो था वो कमजोर लगा और उसमें उन्होंने आदेश दिया कि एक नए कानून की आप लोग मतलब जरूरत है और बनाइए नए कानून। इस पूरे मामले में 2012 के एक्ट से जो अलग है वह है कि 2012 के एक्ट में सिर्फ एससी और एसटी था, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और इन्हीं का जिक्र था। लेकिन नए एक्ट में इसमें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग सबको जोड़ दिया गया है। लेकिन इस एक्ट में जनरल वर्ग को छोड़ दिया गया है और हंगामा यहीं से शुरू हुआ। अब मामले की बारीकी समझिए। ओबीसी को क्यों जोड़ा गया? दरअसल रोहित वेमुला, जिसकी जान जाने के बाद सारा मामला उठा था, वो वैसे तो अंबेडकर साहब के नाम से एक संस्था चलाता था, खुद को अनुसूचित जाति कहता था, लेकिन वास्तव में वो तेलंगाना के वडेरा जाति का था, जो मुख्य तौर पर खेती करते हैं और ओबीसी में आते हैं। तेलंगाना पुलिस ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में उसी समय जांच में कहा था कि रोहित वेमुला का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो है वो धोखाधड़ी से हासिल किया गया है और उसके जान देने के पीछे कारण यह नहीं था कि उसका कोई उत्पीड़न हुआ था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये बात आप पढ़ सकते हैं, पब्लिक डोमेन पर है, बल्कि कारण ये था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नए जो वीसी थे उन्होंने रोहित के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और उसको रोहित को ये डर हो गया था कि उसका मामला खुल गया अगर तो उसकी स्कॉलरशिप तो जाएगी ही, उसके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा और उसका करियर तबाह हो जाएगा। तो इस डर से उसने आत्महत्या किया, ऐसा पुलिस का मानना था। अब अगर सवाल ये उठता है कि उसका उत्पीड़न कौन किया था, मतलब अगर पूछा जाए कि उसका उत्पीड़न कौन कर रहा था, तो उसके नए वीसी थे अप्पा राव पोंडिले। यह खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं, जिन पर मुख्य आरोप लगाया गया कि जिन्होंने शिक्षक ने उनका उत्पीड़न किया था, तो उसके कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। अब इसमें सामान्य वर्ग तो यानी जो अपर कास्ट था वो तो कहीं उसका कोई खेल ही नहीं था, तो सामान्य वर्ग था ही नहीं, तो इसको कहां से छोड़ा गया? अब मामले को एक और तरीके से समझते हैं। तर्क यह दिया गया कि साल 2012 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पिता या माँ से कोई एक भी दलित है तो उसका बेटा भी दलित माना जाएगा। और उसकी जो रोहित की माँ बी राधिका है, उनका दावा है कि वो बेशक वडेरा परिवार में पली बढ़ी, लेकिन वास्तव में वो दलित थी। रोहित वेमुला की माँ ने बीबीसी को कहा था कि अपने पति की मणि कुमार से अलग होने के बाद वो तीनों बच्चों को लेकर चली गई थी और उन्होंने अनुसूचित जाति की परंपराओं का पालन किया था, इसलिए उनके साथ भेदभाव हुआ। उन्होंने तेलंगाना में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपको मैं सुनाऊंगा ये वीडियो, जिसमें रोहित की जो दादी थी उन्होंने दावा किया था कि रोहित की माँ वडेरा थी, पिता भी वडेरा थे और वो तो परिवार ही पूरा वडेरा का है। सुनिए जरा।
మీ ఇప్పుడు చనిపోయాడు కదా రోహిత్ అనే అబ్బాయి, నీకేమవుతాడు? మనవాడు అవుతాడు. మనోడు ఏ విధంగా అమ్మా? పెద్ద కొడుకు పెద్ద కొడుకు పేరు? వేముల మణికుమార్. ఏం క్యాస్ట్? వడ్డెర. ఇప్పుడు పెద్ద కొడుకు భార్య పేరు? వడ్డెర. రాధిక. రాధిక. వాళ్ళ క్యాస్ట్? వడ్డెర. వడ్డెరాసేనా? क्योंकि रोहित वेमुला के नाम पर ही सारा खेल चल रहा था और वो खुद ही दलित नहीं था, तो मामले को अब लिपापोती करने के लिए इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। कभी बाद में भी ये मामला खुलेगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़े। इसका दो फायदा हुआ, एक तो हुआ कि यह मामला निपट गया, दूसरा जो बड़ा फायदा हुआ कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपके साथ शामिल हो गया। बच गए 4-5 घास तो उनकी गिनती मुट्ठी भर है, उसकी कोई किसी को कोई चिंता भी नहीं है। इस नए नियम के अनुसार जो हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी शिक्षण संस्थान है जो भी यूजीसी से ग्रांट पाते हैं उनको इक्वल कम्युनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र बनाना होगा। साथ ही भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां गठित करनी पड़ेंगी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी। किसी भी शिकायतकर्ता को जो अगर उसने शिकायत की तो उसकी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एक्शन शुरू करना होगा और 15 दिनों में समाधान देना होगा, ये नहीं कि जांच चल रही है। इन सारे नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी जो है वो संस्था के ऊपर होगी, संस्थान के ऊपर होगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उस पर कार्रवाई भी करेगा, फंड रोक सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। इसके साथ ही अगर आप इस नए एक्ट को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि एक्ट में जो नियम है उसमें ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है, यानी जितना इन नियमों का फायदा लोगों को होगा उतना ही इसके गलत इस्तेमाल की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। अब वो ग्रे एरिया क्या है, पहले ये समझिए कि जो विरोध इसके कारण क्यों हो रहा है और क्यों लोग उस पर आक्रोशित हैं। सबसे पहले विरोध और हंगामा है असमानता का, जो जनरल कैटेगरी के साथ हुआ है। उनका कहना है कि इस बिल में उनको ही टारगेट किया गया है और उनके विरुद्ध एक पक्षपाती माहौल बन सकता है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों तक को इसमें समावेशित किया गया है। और जनरल कैटेगरी मतलब लालू के जो भूरा बाल यानी बिहार में देखा जाए तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, और यूपी, राजस्थान आदि में देख लिया जाए तो बनिया भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बिहार में मैं बताऊं कि बनिया जो है वो खुद को तेली में शामिल करवा देते हैं और ज्यादातर जो बनिया है वो ओबीसी कैटेगरी का जो लाभ है, वो कानूनी लाभ वो उठाते हैं। तो बनिया वहां नहीं है, लेकिन पूरे देश में ये 4-5 जातियां ही हैं। नए नियमों के तहत अगर कोई भी पीड़ित जो है वो घटना की शिकायत करता है तो अपनी पहचान छिपा सकता है। इसका उद्देश्य पीड़ित को किसी प्रतिशोध से बचाना है, लेकिन इसी के साथ ये डर भी हो जाता है कि कोई भी अपनी पहचान छिपाकर इस कानून का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हो सकता है कॉलेजों में जो दुश्मनियां होती हैं वो या जो आपसी झगड़े होते हैं उसमें या किसी भी तरह की रंजिश हुई, उसमें इस नियम के जरिए डाल दिया गया। जैसा आपने देखा होगा SC, SC, ST एक्ट में कई सारी दुश्मनियां निकाली गई। सिर्फ पीड़ित ही नहीं, इन नियमों के तहत सूचना देने वाला व्यक्ति भी अपनी पहचान को गोपनीय रख सकता है। मतलब जैसे कोई सामने पीड़न हो रहा है और उसकी किसी ने सूचना दी तो वो भी अपनी पहचान गुप्त रख सकता है। सिर्फ पीड़ित ही नहीं, जो इन नियमों के तहत सूचना देने वाला व्यक्ति है वो भी अपनी पहचान गोपनीय रख सकता है। मतलब जैसे किसी ने देखा कि कुछ पीड़न हो रहा है, उसने सूचना दी तो वो भी अपनी पहचान गुप्त रख सकता है। इसको लेकर भी सवाल है कि क्या इसका मिसयूज नहीं होगा। इन दोनों ही नियमों पर बहुत आक्रोश है लोगों में। नए नियमों में झूठी या गलत इरादे से अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अब ये तय नहीं, मतलब होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई तय नहीं है। यानी अगर कोई मनमाने ढंग से गलत आरोप लगा देता है और उसका तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन छात्र या जो शिक्षक है उसकी प्रतिष्ठा पर तो बुरा असर पड़ेगा। तो एक विरोध इस बात पर भी है कि भेदभाव जो कि जिसकी परिभाषा दी गई है वो बहुत ही व्यापक है, जो ऐसे में किसी भी सामाजिक या एकेडमिक एक्टिविटी को भी इसमें लाया जा सकता है। जैसे कई बातें हैं, कई बार बात में जैसे अगर किसी एग्जाम्पल में किसी जो पढ़ाया जा रहा है, किसी कोई कहानी पढ़ाई जा रही है, उसमें कहीं जाति का जिक्र है तो उसको भी भेदभाव में शामिल कर लिया जा सकता है।
कई सारे साहित्य, कई रचनाएं ऐसी हैं जिनमें कहीं जातियां हैं, जातियों का जिक्र है, तो उनको भी पढ़ाते वक्त शिक्षकों को सावधान रहना पड़ेगा कि उसका जिक्र नहीं करें, नहीं तो उनके खिलाफ एक्ट लग सकता है। इस एक्ट के तहत उत्पीड़न की जो आरोप लग सकते हैं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जातिगत भेदभाव के मामले में जो बढ़ोतरी के जो आंकड़ों में बताया था कि साल 2017-18 में ऐसे 173 मामले सामने आए थे, जबकि 2023-24 में कितने सालों बाद देखिए 373 तक पहुंच गया था। इस तरह इसमें 118.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन यह बात सामने नहीं रखी गई या इसको इस ढंग से नहीं पेश किया गया कि मामले बढ़े नहीं, बल्कि मामलों की शिकायतें बढ़ी हैं। अब जो नया नियम आया है ये वाला, इसमें तो हर कोई एक चिट्ठी लिख के शिकायत कर देगा या फोन कर दिया, किसी तरह से सूचित कर दिया। जब इसमें तो आंकड़े बढ़ेंगे ही, और आंकड़े बढ़ेंगे तो कोर्ट में वकील साहब बोलेंगे देखिए साहब, दलित उत्पीड़न की संख्या घटने की बजाय और बढ़ती जा रही है, अब और सख्त कानून बनाइए। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, टारगेट पर तो वही है, उसको कॉलेज में घुसने ही मत दो, वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दो। यानी कि यहां भी रोहित वेमुला की लिखी वही लाइन कोट की जाएगी, ये आदमी आंकड़ा बनकर रह गया है। अब इसके अलावा भी कई और सवाल उठ रहे हैं, और अहम बात है कि इन सवालों के जवाब कौन देगा। इन आंकड़ों से यह तो साफ है कि इन नए नियमों की बेहद आवश्यकता है, लेकिन क्या ये नियम सचमुच न्याय करते हैं? पीड़ित की परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल किया गया है, पर अगर जनरल कैटेगरी के छात्र, उनके साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, तो क्या नियम जो है ये उनको भी भेदभाव से बचाएंगे? अगर एक ओबीसी का छात्र या एससी, एसटी का उत्पीड़न करे अगर ओबीसी छात्र, तो उस पर जातिगत या जनगत टिप्पणी करने का की कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, या उसे भी पीड़ित की परिभाषा में, मतलब दोनों पीड़ित है तो इसलिए उनको कुछ छूट मिल जाएगा? क्या पीड़ित की परिभाषा में आने वाली कोई महिला अगर किसी पर जातिगत टिप्पणी करती है तो क्या उसके लिए कोई अलग नियम होगा? दरअसल सवाल कई हैं और यह नियम जो है वो स्पष्ट नहीं है। इन सवालों के बीच कई सारे ग्रे एरिया छोड़ गए हैं। ऐसे में कैरियर की दिशा में आगे बढ़ रहे छात्रों के लिए इस तरह के जो नियम है उनसे डर और भय का माहौल पैदा हो रहा है। क्या एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करना है, यही न्याय संगत है? हालांकि अगर ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि वास्तव में जो ये कानून है उतने खतरनाक नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो इक्वलिटी कमेटी बनेगी, जो कमेटी का जिक्र है, वो कोई कानूनी कमेटी नहीं है, किसी पर मुकदमा नहीं चला देगी वो, या किसी को जेल नहीं भेज देगी। यह कमेटी केवल जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, जो फाइनल डिसीजन जो है यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन उसका एक्शन होगा। डीन जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन होगा, वीसी एक्शन लेंगे, जिस कैटेगरी का वो हुआ, अपराध हुआ उस हिसाब से। दूसरी बात, ये इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी आदि के सदस्यों को तो शामिल करने के लिए कहा गया है, तो यह नहीं कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के जो सदस्य हैं वो इस कमेटी में नहीं शामिल किए जाएंगे। अभी भी लगभग 90% शिक्षण संस्थानों में देखा जाए पूरे देश में तो जनरल कैटेगरी के शिक्षकों की भरमार, और प्रशासन में पहले से वो शामिल हैं वहां पर, तो वो नहीं रहेंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, ऐसा नहीं है। आज फिर एक बड़ा सवाल आता है कि इस नियम को टाला भी जा सकता था। ये जो पैंडोरास बॉक्स है उसको कुछ साल नहीं तो कम से कम कुछ महीना यूपी चुनाव तक तो टाल दिया जा सकता था। 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं और मीडिया, सोशल मीडिया में यह बात उड़ा दी गई है, किसी ने उड़ाई है ये बात कि यूपी में योगी दोबारा जीत नहीं जाए, इसके लिए हिंदुओं को विभाजित करने वाला यह कानून जो है वो अमित शाह के निर्देश पर लागू हो गया है। पत्रकारों का एक बहुत बड़ा गुट है जो बहुत अरसे से साबित करने में जुटा है कि मोदी जी और अमित शाह जो हैं, योगी उनकी आंख में खटक रहे हैं और दोनों मिलकर उनको हराने पर जुटे हैं, कमजोर करने पर जुटे हैं, और इसके लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। तो पहली बात आपको बता दूं कि अभी 2026 शुरू हुआ है, 2027 के मार्च में अगर चुनाव होना है तो 1.25 साल अभी बाकी है।
तब तक मामला कानून सब लोग भूल जाएंगे, इस बारे में कोई टाइमिंग मैच है ही नहीं। यानी कि तब तक डस्ट सेटल जो बोलते हैं, वो डस्ट पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, क्योंकि 1.25 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अब दूसरा सवाल है, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? तो क्या पहली बात की हड़बड़ी तो सरकार को नहीं, कोर्ट को थी। दूसरी बात की कर्नाटका में कांग्रेस की जो प्रदेश सरकार है, अपना एक कानून लेकर आई है जिसका नाम है रोहित वेमुला एक्ट। पिछले साल के अंत में उस कानून को वहां पेश किया गया था और अभी विधानसभा में उस पर चर्चा चल रही है। अभी वो लागू नहीं हुआ, लेकिन आ गया है। यानी कि जो अभी वो पास नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार इसमें मनमाने प्रावधान जोड़कर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उसमें और भी कड़ा कानून है, आप उसको विस्तार से पढ़िएगा तो वहां इसकी सफलता अगर हो जाती है तो कांग्रेस शासित जो बाकी प्रदेश हैं, जैसे हिमाचल और झारखंड में भी कांग्रेस शामिल है, तो उन सब जगहों पर इसकी कॉपी भेजी गई है। और चर्चा है कि कुछ अल्पसंख्यक एंगल डालकर ममता दीदी भी इसको बंगाल में भुनाने की तैयारी में थी। तो क्या यह यूजीसी एक्ट उस एक्ट का जवाब है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। एक तरफ अगर यह विवाद जो है वो कानूनी पचड़ों में पड़ता है, तो अदालत में जाकर जो इसकी कमियां हैं उन पर उन्हें दूर कर लिया जाएगा, चर्चा करके इनकी कमियों को दूर कर लिया जाएगा, तो फिर से जो छत्रप हैं उनके जो मंसूबे हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। बिल की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिशें शुरू भी हो चुकी हैं, और जैसा कि अभी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भी था अभी बयान में कि किसी को भी इस कानून का दुरुपयोग करने नहीं दिया जाएगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका इस कानून के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पर लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।